प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, परम मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। आज मैं हायर नॉन कोड डेटा का पहला फाइलम पढ़ाने जा रहा हूँ। फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा वर्ड इज मेड अप ऑफ two Greek words. Annulus means little ring, एक वलय, छोटी वलयाकार रचना। इडोस मीन्स फॉर्म, यानी वलयाकार रचना वाले जंतु जिनकी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट्स होंगे वो सर्कुलर होंगे या वलयाकार होंगे, उनको अपन एनिलिड्स बोलते हैं। या वो सभी जंतु एनिलिडा फाइलम में इंक्लूडेड होंगे, इंक्लूड्स होंगे। द नेम ऑफ फाइलम एनिलिडा वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लामार्क। सबसे पहले इस फाइलम का नाम देने वाला टैक्सोनॉमिस्ट लामार्क था। फॉर द हायर सेगमेंटेड वर्म्स, जो उच्च कोटि के खंडीय जो वर्म्स हैं उनके लिए नाम दिया एनिलिडा लामार्क नाम के टैक्सोनॉमिस्ट ने। अब हम लोग या अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। दीज आर एज फॉलोइंग्स। क्रमशः पढ़ेंगे, कोई लंबे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी नहीं है, 2-3 पॉइंट को छोड़ करके ज्यादा जटिल भी नहीं है, बड़े सरल प्रकार का क्लासिफिकेशन है। मोस्टली एक्वेटिक यानी फाउंड इन बोथ वाटर, फ्रेश वाटर जिनमें साल्ट्स की मात्रा कम होती है और मैराइन वाटर जिनमें साल्ट्स की मात्रा ज्यादा होती है। सम टाइम टेरेस्ट्रियल, यानी ये टेरेस्ट्रियल या स्थलीय भी हो सकते हैं। बर्रोविंग और ट्यूबिकोलस, बिलों में रहने वाले भी हो सकते हैं और नालवासी भी हो सकते हैं। बट सम स्पीसीज आर कमेंसल एंड पैरासिटिक, जबकि कुछ जातियां सहभोजिता के रूप में रहती हैं, सहभोजी जीवन व्यतीत करती हैं, कुछ परजीवी जीवन व्यतीत करती हैं। सहभोजिता क्या है? दो जंतु पास पास एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ, इसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को बेनिफिट तो नहीं होता लेकिन नुकसान भी नहीं होता, इसे सहभोजिता कहते हैं। तो ये सहभोजी भी होते हैं। पैरासिटिक के अंदर क्या है कि दो जंतु साथ रह रहे हैं, उसमें से एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है, ये परजीवन कहलाता है, या ये परजीवी या सहभोजी प्रकार के जंतु होते हैं। बॉडी इलोंगेटेड एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल, बॉडी लंबी है और द्विपार्श्व सममितीय है, यानी मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही अगर जंतु को काटा जाए तो दो समान अर्धांशों में उपविभाजित होता है, अन्य किसी अक्ष या तल से नहीं। नेक्स्ट, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड साइटोसेलस सेलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इसके गेस्टुला में पाए जाने वाली 3 जर्मिनल लेयर से वयस्क जंतु के सभी अंग और अंग तंत्रों का निर्माण होता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्मल नाम की 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी। साइटोसेलस सेलोमेट्स का मतलब है इनमें पाई जाने वाली सिलोम, परगुआ, बॉडी कैविटी, जो बॉडी वाल और गट्ट वाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाने वाली कैविटी होती है, उसको परगुआ या सिलोम बोलते हैं। वो साइटोसेलस होती है दीर्ण गुहिक परगुआ, यानी गेस्टुला में पाई जाने वाली जो मेसोडर्म परत है वो स्प्लिट होती है और उनके बीच में एक कैविटी डेवलप होती है जिसको साइटोसील बोलते हैं। तो साइटोसील की उपस्थिति के कारण दे आर नॉन एज साइटोसेलस सेलोमेट्स। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और अधिकतर बच्चे कंफ्यूज से रहते हैं कि क्या है ये समखंडी खंडी भवन, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनको मैंने खोल करके बताया, आपको ध्यान से सुनना। मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनटू मेटामेयर्स, जंतु खंडीय है, सहखंडीय है, और किस में? मेटामेयर्स में, यानी खंड जो बनते हैं, जितने भी खंड होते हैं वो मेटामेयर्स कहलाते हैं।
इसका उल्लेख देखिए आप किस प्रकार से किया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एट इंटरवल्स along the body of an animal, thus dividing the body into a linear series of similar parts or segments, that is metameres। ध्यान से देखो आप, इसका मैं पहले उदाहरण दे देता हूं आपको ताकि समझने में आसानी आ जाए। जैसे फेरिटिमा पोस्टुमा आपने पढ़ा होगा। फेरिटिमा पोस्टुमा में माउथ जो होता है वो पेरिस्टोमियम नामक प्रथम खंड में पाया जाता है। उसके आगे की जो आउटग्रोथ होती है उसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं। दूसरे खंड से लेकर के चौथे खंड तक बकल कैविटी पाई जाती है, फेरिंक्स पाई जाती है, और पांचवें से लेकर सातवें तक बकल कैविटी होगी या उसोफेगस कहते हैं। और आठवें खंड के अंदर उसोफेगस मॉडिफाई होकर के एक चबाने योग्य सर्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर की संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसको गिजार्ड बोलते हैं। और 9th सेगमेंट से लेकर के 14th सेगमेंट तक क्या होगी? स्टोमक होगा, आमाशय होगा। और 15वें सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक, यानी इनमें पाए जाने वाले खंडों की संख्या 100 से 120 तक हो सकती है। कई ऐसे भी जंतु होंगे जैसे हिरडोनेरिया या लीच है जिसमें खंडों की संख्या निश्चित होती है 33 ही खंडी होते हैं। अब ये देखिए पूरा का पूरा पाचन तंत्र एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स है। और ऑर्गन्स जैसे 8वें खंड के अंदर गिजार्ड आई, 9वें से लेकर 14वें तक खंड के अंदर क्या आया? आमाशय आया। और 15वें से खंड से लेकर के लास्ट खंड तक क्या आई? इंटेस्टाइन आई। तो खंडों का रिपीटिशन हो रहा है, तंत्र एक ही है। वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा, ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम का होगा। इसलिए इनको मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्यों कहते हैं? देखो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स। अंगों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे गिजार्ड 8वें खंड में है, 9वें से 14वें खंड के अंदर क्या है? आमाशय है। और 15वें से खंड से लेकर के लास्ट खंड तक क्या है? इंटेस्टाइन है। या टिश्यूज एट इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब है खंड जो होते हैं वो उनके बीचों में दरारें पाई जाती हैं, अंतराल पाया जाता है। 8वें खंड में गिजार्ड है, उस खंड के अंदर एक दरार होगी, यानी खंड सर्कुलर होगा लेकिन रिंग लाइक यानी दोनों के बीच के अंदर खंचे होंगी। अलोंग द बॉडी ऑफ एन एनिमल, और वो क्या करती है? डिवाइडिंग द बॉडी इनटू ए लीनियर सीरीज ऑफ सेगमेंट्स। एक रेखीय श्रेणी में श्रृंखला के अंदर खंडों को, बॉडी को डिवाइड करती है इन पार्ट्स में या सेगमेंट्स में या खंडों में, और उन खंडों को बोलते हैं मेटामियर्स। आपकी समझ में आ गया होगा। बॉडी इज डिविजिबल इनटू न्यूमरस मेटामियर्स, और प्रत्येक खंड के अंदर ऑर्गन्स का या टिश्यूज का रिपीटिशन होता है। जैसे अब आहार नाल में पाए जाने वाले अंगों की पुनरावृत्ति हो रही है। किसी में माउथ है, किसी में फेरिंक्स है, किसी में उसोफेगस है, किसी में स्टोमक है, किसी में इंटेस्टाइन है। रिपीटिशन ऑफ सेम स्ट्रक्चर, सेम सिस्टम पुनरावृत्ति होती है। तो ये है, एक बार और देख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन को परिभाषित करना बड़ा जटिल सा कार्य है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। यानी रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एट इंटरवल्स अलोंग द बॉडी ऑफ एन एनिमल, थस डिवाइडिंग द बॉडी इनटू ए लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर पार्ट्स। सभी समान प्रकार के सेगमेंट्स जिनको अपन मेटामियर्स कहते हैं। नेक्स्ट, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होगी ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, जो स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की द्वारा बनी हुई होती है, लेकिन कवर्ड एक्सटर्नली बाय ए थिन क्यूटिकल, नॉट मेड अप ऑफ
मेड ऑफ काइटिन, लेकिन बाहर से ये एक पतली थिन क्यूटिकल के द्वारा घिरी हुई होती है, लेकिन ये काइटिन की कभी भी कदापि बनी हुई नहीं होती। नेक्स्ट, बॉडी वॉल ड्रमोमस्कुलर। ड्रमोमस्कुलर यानी इसके अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर मसल्स उपस्थित होंगी। आउटर मसल फाइबर्स सर्कुलर होंगे। बाहर की तरफ, बॉडी में बाहर की तरफ जो मसल फाइबर्स होंगे वो वलयाकार होंगे, और इनर लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई के अनुरूप लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सेगमेंटली रिपीटेड काइटिनियस ब्रिस्टल्स कॉल्ड सीटी या चीटी। चलनांक जो होंगे वो प्रत्येक खंड के अंदर पुनरावृत्ति किए हुए रिपीटेड काइटिन के बने हुए ब्रिस्टल्स होते हैं, जिनको सीटी या चीटी कहते हैं, और एम्बेडेड इन द स्किन, जो त्वचा में धसे हुए होते हैं, स्किन में धसे हुए होते हैं। मे बी बोर्न बाई लेटरल फ्लैशी अपेंडेजेज। इनकी उत्पत्ति, इनका जन्म, इनकी ओरिजिन कहां से होता है? पार्श्वों में मांसल जो उपांग पाए जाते हैं उनको पैरापोडिया बोलते हैं, पार्श्वपाद बोलते हैं। इनसे इनकी उत्पत्ति होती है, किनकी? सीटी या चीटी की। इसका मतलब पैरापोडियम के ऊपर है सीटी या चीटी उपस्थित होंगे, जो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और लोकोमोशन में सहायता करने वाली संरचनाएं हैं। लेकिन नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेट सीधा कंप्लीट, यानी माउथ और एनस दोनों उपस्थित। क्लोएका भी अगर है तो भी कंप्लीट होगा। डाइजेशन इंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कोशिकाओं के अंदर नहीं, खुली आहार नाल के बीच में पाचन होता है। सच टाइप ऑफ द डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर, कोशिकाओं के बाहर, बाह्य कोशिकीय। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड, यानी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, और इनमें ब्लड पिगमेंट या रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जा सकते हैं, दो प्रकार के, लेकिन वो ब्लड कॉर्पसेल्स में, आरबीसी में नहीं पाए जा करके ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होते हैं। वो दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन से होंगे? आइदर हीमोग्लोबिन, जिसको मैं एचबी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हीमोग्लोबिन, एंड इरिथ्रोक्रोरिन। मुख्यतः 4 प्रकार के, लेकिन बहुत सारे प्रकार के ब्लड या रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। दे प्ले मेजर रोल इन द रेस्पिरेशन। इनका बहुत बड़ा योगदान है श्वसन के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने का कार्य करते हैं, और ऑक्सीजन को बाइंड करके अपने शरीर के विभिन्न भागों के अंगों के ऊतकों के अंगों को सप्लाई करते हैं, और वहां भोजन का ऑक्सीकरण होता है। वहां बनने वाली CO2 को ये बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ब्लड पिगमेंट्स प्ले ए मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्लड पिगमेंट्स 2 प्रकार के मैंने बताए हैं, हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्रोरिन, फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होते हैं, आरबीसी में नहीं पाए जाते। जबकि कॉर्डेट वर्टिब्रेट में अपने में देखेंगे तो आरबीसी की अंदर की वाल के ऊपर हीमोग्लोबिन चिपका हुआ होता है। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए होते हैं। एक्सक्रीशन बाय मेटामेरिकली, यानी प्रत्येक खंड में पाए जाने वाले न्यूमरस नेफ्रिडिया द्वारा संपन्न होगा। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम विद ए पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया। नॉन कॉर्डेट के अंदर अगर 2 सेरेब्रल गैंग्लिया फ्यूज टुगेदर, अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं, संगलित हो जाते हैं, तो उनको अपन ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। एक अगर गैंग्लियन है तो गैंग्लियन होगा, एक से ज्यादा अगर गैंग्लियन है तो उनको गैंग्लिया बोलते हैं। और गैंग्लियन की परिभाषा, यानी तंत्रिका गुच्छक की परिभाषा क्या है? द क्लस्टर ऑफ नर्वस सेल्स, यानी तंत्रिका कोशिकाओं के झुंड को गैंग्लियन बोलते हैं। तो ए पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल का मतलब मस्तिष्क, यानी इसको ब्रेन भी बोलते हैं। और इससे क्या निकलती है? ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बियरिंग गैंग्लिया एंड लेटरल नर्व्स इन ईच सेगमेंट, जिससे
डबल दुहरी अधरीय तंत्रिका रज्जु निकलती है, जिसके ऊपर गेंगलिया और लेटरल पार्श्व में तंत्रिकाएं निकलती हैं। गेंगलिया भी पाए जाते हैं और पार्श्व में प्रत्येक खंड के अंदर पार्श्व में तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट, सेंसरी ऑर्गन्स आर या इंक्लूडेड टेक्टाइल ऑर्गन्स, स्पर्शग्राही अंग की तरह, स्वादग्राही टेस्ट बड्स, स्टेटोसिस्ट आल्सो सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह कार्य करने वाली। कुछ जंतुओं के अंदर ये बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह कार्य करती है। फोटो रिसेप्टर प्रकाश का ज्ञान कराने वाली प्रकाशग्राही फोटो रिसेप्टर सेल्स एंड समटाइम्स आईज विद लेंसेज इन सम स्पीशीज फाउंड। कुछ जातियों के अंदर आंखें भी लेंस युक्त उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट, मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस को अपन हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, तो दे आर हर्माफ्रोडाइटिक। मोनोसियस का मतलब दोनों प्रकार के सेक्स यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जंतु में विद्यमान हो तो उनको अपन मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। डायोसियस के अंदर नर अलग होगा, मादा अलग होगा, तो मादा अलग होगी तो दे आर डायोसियस। दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्लीवेज का पॉइंट आ रहा है, अपने आप में यह भी इंपॉर्टेंट है। स्पाइरल एंड डिटरमिनेट प्रकार का क्लीवेज होगा और डिटरमिनेट टाइप ऑफ द क्लीवेज को अपन मोजेक क्लीवेज भी कहते हैं। स्पाइरल यानी एक सेंट्रल पॉल होता है, पोल टू पोल की बात कर रहे हैं अपन, दिस इज द पॉल, और इनके चारों तरफ जब क्लीवेज होता है तो ब्लास्टोमियर्स जो बनती हैं वो यूं कुंडलित रूप से व्यवस्थित हो जाती हैं और ऊपर एक टायर बन गया। उसके बाद में नीचे से और डिवीजन होगा, ब्लास्टोमियर्स बनेगी तो सेकंड टायर बना लेगा। तो जो विदलित हो गई सेल्स, उन्होंने एक टायर बना लिया तो उसके नीचे दूसरा टायर व्यवस्थित होगा। इस प्रकार से पोल टू पोल यानी कि ये जो एक्सिस है पोल टू पोल के एक्सिस के, इसके चारों ओर कुंडलित रूप से टायर के रूप में व्यवस्थित अरेंजमेंट अगर ब्लास्टोमियर्स का होता है, उस प्रकार के क्लीवेज को स्पाइरल प्रकार का क्लीवेज कहते हैं। डिटरमिनेट टाइप का मतलब निर्धारित प्रकार का विचलन क्या होगा, सर्पिल तो पढ़ लिया अपन ने। सर्पिल प्रकार का विचलन डिटरमिनेट टाइप ऑफ द क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि जब ब्लास्ट क्लीवेज होता है तो उससे जो ब्लास्टोमियर्स बनती हैं उनमें पहले से ही निर्धारण हो जाता है कि वयस्क जंतु में जाकर के ये किस अंग का, बाह्य अंग का, प्रजुप्टिव ऑर्गन का निर्माण करेगी। दिस इज डिटरमिनेट टाइप ऑफ द क्लीवेज और इनको मोजेक क्लीवेज भी बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सभी ब्लास्टोमियर्स जो होती है वो वयस्क जंतु के सभी अंगों का निर्माण करें, ये भी इसके अंदर डिटरमिनेट में आता है। पुस्तकों में लिखा हुआ है डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट, लेकिन लार्वा का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट, मोस्टली डायरेक्ट बट मे बी इनडायरेक्ट थ्रू ए लार्वा दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा। वो लार्वा कौन सा होगा? ट्रोकोफोर लार्वा होगा। और रीजनरेशन पावर में भी प्रेजेंट यानी पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाती है। अगर कोई अंग या कोई पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, तो रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। जैसे कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल है, अविभेदित कोशिका है, पहले वो डिफरेंशिएट होगी, डिफरेंशिएट होने के बाद में अपना कार्य करने के बाद में वो डिफरेंशिएट होगी, वापस मूल अवस्था में आएगी। तो ये रीजनरेशन के अंदर इस प्रकार की सेल्स डिफरेंशिएशन पाया जाता है। एक पॉइंट जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शरीर का शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। ये 7 लास्ट में लिया मैंने, पॉइंट छूट गया था, इसको आपको यहां 2 नंबर या 3 नंबर पे लगा करके 17 नंबर पे पॉइंट पे अपन रीजनरेशन आना चाहिए। ये पॉइंट शुरुआत के पॉइंट होते हैं। शरीर का शारीरिक संगठन कैसा होगा, अंग मिलकर के अंग तंत्रों का निर्माण कर लेते हैं। मेरी समझ में आपकी ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इस कोरोना संक्रमण काल में जो
कॉलेज निदेशालय आयुक्तालय द्वारा हमारे को ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है, उसकी अनुपालना करते हुए हम आपको नियमित रूप से वीडियोज के द्वारा ऑनलाइन आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हमें अवगत कराइए, हमारे साथियों को अवगत कराइए। आपकी कोई भी समस्या होगी उसका दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।